नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम और गेट से रिलेटेड फिजिकल केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट कर रखी हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा इसको, यदि इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़ सके। यदि आप लोगों को इस चैनल के कंटेंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए ताकि मैं आप लोगों को की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकूं। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की थर्ड यूनिट फिजिकल केमिस्ट्री की थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी थी, जिसमें हम जो स्टडी कर रहे थे वो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कर रहे थे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने अभी तक जो आपको स्टडी करवा दिया वो कॉमन टर्म्स स्टडी करवाया था, जिसमें हमने ये बताया था टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा। उसके बाद मैंने आपको मॉलिक्यूलर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी कराई थी। इस मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने जो स्टडी किया वो अभी तक जो है वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी किया। आप लोगों की अभी जो क्लास स्टार्ट कर रखी थी वो थी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैंने आप लोगों को ये बताया कि ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके लिए 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर होती है, इसलिए इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, क्योंकि इस रीजन की जो एनर्जी है वो आईआर रीजन में मिलती है। उसके बाद हमने ये कहा कि इस स्पेक्ट्रोस्कोपी को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइब्रेशंस ट्रांजिशंस होते हैं। अब जो आपने इतनी एनर्जी दी है इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांजिशंस के साथ साथ रोटेशनल एनर्जी ट्रांजिशंस भी होते हैं, इसलिए ये स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कहलाएगी वो वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कौन कौन आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे और कौन कौन आईआर इनएक्टिव मॉलिक्यूल होंगे। आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स के लिए हमने कंडीशंस रखी थी कि वही मॉलिक्यूल्स रहेंगे। पहला स्पेक्ट्रा हमें कब मिलेगा, पहली कंडीशन तो ये थी कि जब मैं इन रेडिएशंस की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूल की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, उतनी ही फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस डालूंगी तो ही मॉलिक्यूल उन रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करेगा। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी कि इन वाइब्रेशंस के दौरान इन मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मूवमेंट चेंज होना चाहिए। डाइपोल मूवमेंट चेंज जो है वो या तो मैग्नीट्यूड में होना चाहिए या उसकी डायरेक्शन में होना चाहिए या दोनों हो सकता है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये थी इसकी आईआर की कंडीशंस, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की कंडीशंस। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि मोड्स स्टडी किए थे। उसमें मैंने आपको नॉर्मल मोड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था हमने, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड्स और बेंडिंग वाइब्रेशनल मोड्स। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड्स को फिर से हमने क्लासिफाइड किया था सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशनल मोड्स, और बेंडिंग वाइब्रेशनल मोड्स को फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, इन ए प्लेन और आउट ऑफ ए प्लेन। टोटल ये चार थे, सीजरिंग, रॉकिंग, ट्विस्टिंग और वैगिंग। चार टाइप के थे। स्ट्रेचिंग जो वाइब्रेशन पीक्स हैं उनके कारण बॉन्ड लेंथ में चेंजेस आते हैं, और बेंडिंग के कारण उनके बॉन्ड एंगल में चेंजेस आते हैं। ये दो यहां तक हमने अभी तक स्टडी कर लिया था। आज हम जो स्टडी करेंगे वो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल। देखो, मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था वो माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी में रिजिड रोटेटर मॉडल पढ़ाया था। उस रिजिड रोटेटर मॉडल में हमने ये कहा था कि इनके बीच में जो ये बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ जो है वो रिजिड है, मींस चेंज नहीं होती है। लेकिन फिर हमने उसी के बाद हमने नॉन रिजिड रोटेटर मॉडल किया था, और हमने ये कहा था कि ये बॉन्ड लेंथ, ये जो बॉन्ड है इन दोनों एटम्स के बीच जो बॉन्ड लगा हुआ है, ये बॉन्ड एक स्प्रिंग की तरह है। यही माना था, स्प्रिंग की तरह है, मींस ये बॉन्ड चेंज होता है, बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज होती है। यहाँ पे भी हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करेंगे। रिजिड रोटेटर की तरह ही का मॉडल है, लेकिन
यहाँ पे जो इन दोनों एटम्स के बीच में जो बॉन्ड लगा हुआ है वो एक स्प्रिंग की तरह बॉन्ड है। स्प्रिंग की तरह बॉन्ड है तो ये इक्विलिब्रियम से इसकी चेंज हो जाती है। इक्विलिब्रियम से इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो चेंज हो जाती है। ये बॉन्ड लेंथ जो चेंज होगी ये रिस्टोरिंग फोर्स के अकॉर्डिंग होगी। जो हम इस पे रिस्टोरिंग फोर्स लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग होगी। और ये जो बॉन्ड लेंथ जो चेंज हो रही है ये इंक्रीज भी हो सकती है और कंप्रेस भी हो सकती है। जब कंप्रेस करेंगे तो जो फोर्स लगा हुआ है उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होगा। जो रिस्टोरिंग फोर्स लगाया है आपने उसके अपोजिट जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तब भी इसमें रिस्टोरिंग के अकॉर्डिंग ही इसमें क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट ही डिस्प्लेसमेंट होगा। ये यहाँ तक की बातें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट होगा। इस बॉन्ड को जो है वो एक स्प्रिंग की तरह माना है, रिजिड रोटेटर की तरह नहीं है। इनके बीच में जो बॉन्ड लगा है वो स्प्रिंग की तरह है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में देख रहे हैं ये कोई दो एटम हैं जो एक स्प्रिंग लाइक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और ये डिस्टेंस आर इक्विलिब्रियम कहलाती है। यहां तक आ गया। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। ठीक है। रिड्यूस मास न्यू वो होता है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये मैंने आपको निकालना बता दिया था। चलो आगे। यदि मैं इसको एक्सपेंड करती हूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस x2 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1 है। फोर्स जो लग रहा है वो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है F। और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है, बाहर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। बाहर की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है जबकि फोर्स कहां लग रहा है, अंदर की तरफ। रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे से। डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ हो रहा है, फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है। यहां तक की चीजें समझ में आई। यहां डिस्प्लेसमेंट को डेल एक्स से दिखाते हैं, क्या होगा x1 प्लस x2। यदि ये कंप्रेस हुआ तो इसमें फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अंदर की तरफ हो रहा है। यदि ये कंप्रेस हुआ तो फोर्स किधर की तरफ लग रहा है, फोर्स की डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। यहां तक की चीजें समझ में आई। ये मॉडल इस तरीके का ये मॉडल है। अब ये जो मॉडल है
सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल जो है ये हुक्स लॉ को फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या कहता है, क्योंकि ये स्प्रिंग की तरह माना है और स्प्रिंग में जो वाइब्रेशंस होते हैं, स्प्रिंग में जो डिस्प्लेसमेंट होते हैं वो हुक्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द restoring force is directly proportional to displacement. Means F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल एक्स। डेल एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगी तो मैं कोई कांस्टेंट काम में लूंगी और उस कांस्टेंट को फोर्स कांस्टेंट कहलाता है के डेल एक्स। अब ये माइनस साइन क्यों काम में लिया है? क्योंकि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। ये माइनस साइन सिर्फ यही बता रहा है कि इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, ये के जो है ये फोर्स कांस्टेंट कहलाता है, ये के फोर्स कांस्टेंट कहलाएगा और ये इस बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये बॉन्ड की जो है वो कठोरता को डिफाइन करेगा, हार्डनेस को डिफाइन करेगा। के जो है फोर्स कांस्टेंट है और ये फोर्स कांस्टेंट जो है ये इन दोनों एटम्स के बीच में ये जो बॉन्ड है इसकी हार्डनेस को डिफाइन करेगा। यहां तक आ गया समझ में? अब देखो, ये जब वाइब्रेशंस कर रहा है, ये जो मॉडल है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जब करता है तो इनकी जो वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी है न्यू, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी of simple harmonic oscillator न्यू ये दी जाती है 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन न्यू। के फोर्स कांस्टेंट है, न्यू रिजिड मास है जिसकी वैल्यू मैंने आपको यहां बता दी। रिजिड मास की वैल्यू है m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। न्यू जो है वो रिजिड मास है जिसकी वैल्यू ये रही। के फोर्स कांस्टेंट है, ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। अब हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में लेते हैं वो सेंटीमीटर इनवर्स में मींस वेव नंबर में काम में लेते हैं। तो मैं इस फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे पता है कि जो वेव नंबर न्यू बार होता है वो होता है न्यू अपॉन सी। यही होता है न्यू अपॉन सी। तो न्यू बार की वैल्यू यहां से क्या आ गई इस इक्वेशन से? ये इक्वेशन 1 और 2। इस इक्वेशन 1 और 2 से न्यू बार की वैल्यू आपके पास क्या बनी? 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन न्यू। ये के सी क्या है? लाइट वेलोसिटी। सी क्या है यहाँ पे? लाइट वेलोसिटी। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई क्या? यहां हमने कुछ भी नहीं किया अभी तक, तो मैंने एक हुक्स लॉ फॉलो करवाया है। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ जो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, ये वैल्यू यूज किया है। उसके बाद हमने ये कहा कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो ऑसिलेट कर रहा है, ये ऑसिलेट कर रहा है तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग न्यू जो होता है वो ये होता है।
अब हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में काम में लेते हैं वो सेंटीमीटर इनवर्स मींस वेव नंबर की फॉर्म में काम में लिया जाता है, इसलिए इस फ्रीक्वेंसी को वेव नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये पता है कि न्यू बार जो होता है न्यू अपॉन सी की फॉर्म में होता है। यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आ गई। अब इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो पोटेंशियल एनर्जी है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की पोटेंशियल एनर्जी, potential energy of simple harmonic oscillator Vx ये होगी हाफ के एक्स स्क्वायर। डेल एक्स से दिखा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट से डेल एक्स का होल स्क्वायर, बहुत सारी बुकों में इसको सिंपल एक्स स्क्वायर से भी दिखा रखा है। ये एक्स जो है वो ही डिस्प्लेसमेंट है। सेम बात है, डेल से न दिखा के आप इसको एक्स फॉर्म में भी दिखा सकते हो। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई और हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ोगे वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, इस इक्वेशंस को नंबर दे दो थर्ड। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई। अब देखो, अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम अपॉन एच ई वी माइनस वी एक्स। अब वी एक्स कहाँ है? इन साई इक्वल टू 0। वी एक्स क्या है आपका? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं, वी एक्स स्क्वायर। वी एक्स क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी, और इस पोटेंशियल ये टोटल एनर्जी है, माइनस वी एक्स ये वाइब्रेशनल एनर्जी टोटल एनर्जी है, माइनस वी एक्स। वी एक्स क्या है आपका? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है? हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर में इसमें पुट करूंगी तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? देखो इक्वेशन क्या आ जाएगी? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई की स्क्वायर एम अपॉन एच ई वी माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर साई इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है किसकी? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। जब मैं इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सोल्व करके इनकी एनर्जी निकालती हूँ, वाइब्रेशनल एनर्जी, तो वो मेरी वाइब्रेशनल एनर्जी की वैल्यू आती है। आपको सिर्फ इस इक्वेशंस के बाद डायरेक्ट याद रखना है इस इक्वेशंस को। कौन सी है ये? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। किसके लिए? सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को जब मैं सोल्व करती हूँ तो मेरे पास जो वाइब्रेशनल एनर्जी आती है, वाइब्रेशनल एनर्जी EV, वो आती है V प्लस हाफ एच न्यू। इस इक्वेशंस को आपको इसके बाद एक लाइन जोड़नी है, सोल्व दिस इक्वेशंस एंड द वाइब्रेशनल एनर्जी इज ये वैल्यू, या अकॉर्डिंग टू श्रोडिंगर वेव इक्वेशन द वाइब्रेशनल एनर्जी इज। आपको तो डायरेक्ट याद रखना है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से यदि हम इनकी वाइब्रेशनल एनर्जी निकालते हैं तो ये वैल्यू आती है। यहां पे V क्या है? वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर V जो वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है वो क्या हो सकते हैं? 0 हो सकता है, 1 2 3 अप टू सो ऑन n तक कुछ भी हो सकता है। अब यदि आपसे कहा जाए E0 वाली वैल्यू क्या होगी
तो जहां V है वहां पे मैं क्या रखूंगी 0, तो 0 प्लस हाफ एच न्यू, ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, वाइब्रेशनल सबसे लोवेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है। और इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, ई नॉट इक्वल टू हाफ एच न्यू। ये इसको 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। क्या है कि ये सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल्स पे भी रेस्ट फॉर्म में नहीं रहता है। कुछ वैल्यू आई है एनर्जी की, इसका मतलब ये कंटिन्यू वाइब्रेशंस करता है। बहुत लोवेस्ट फॉर्म में भी ये रेस्ट फॉर्म में नहीं रहता है। इस एनर्जी को 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है, जिसकी वैल्यू होती है हाफ एच न्यू। यहां तक की चीजें आप लोगों को समझ में आई। आज हमने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। इस हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमने ये कहा कि इसका जो बॉन्ड है वो रिजिड नहीं होता है, ये एक स्प्रिंग की तरह होता है। स्प्रिंग की तरह होगा तो ये हुक्स लॉ को फॉलो करेगा, और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। पहला हमने यही काम किया। फिर हमने ये कहा कि ये जब वाइब्रेशंस कर रहा होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जब वाइब्रेशंस करता है तो इनकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ये होती है, न्यू इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन न्यू, जहां के जो है वो फोर्स कांस्टेंट है। सेकंड स्टेप आपको समझ में आ गई। फिर हमने थर्ड स्टेप में मैंने आपको ये कहा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको यदि हम वेव नंबर में चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो है वो उसको मैं c से डिवाइड कर दूं, लाइट वेलोसिटी से डिवाइड कर दूं, तो वो किस में आ जाएगी, वेव नंबर में, सेंटीमीटर इनवर्स में। ये किस में आ रही है, सेंटीमीटर इनवर्स में। ठीक है। उसके बाद इनकी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो वैल्यू आई है हाफ के डेल एक्स स्क्वायर। यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ डेल एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एक्स से डिनोट कर दिया। तो वैल्यू आई है हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। ये फोर्स कांस्टेंट जो है वो उन दोनों एटम्स के बीच लगने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद मैंने ये कहा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस क्या होगी आपकी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये होती है, यदि मैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी रख देती हूं तो ये किसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन जाएगी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बन जाएगी। ये रही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस को सोल्व किया तो वाइब्रेशनल एनर्जी जो निकल के आई है वो वैल्यू आई है EV इक्वल टू V प्लस हाफ एच न्यू। किसकी है ये वाइब्रेशनल एनर्जी, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की। ये ध्यान रखना, V क्या है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर। ये वैल्यू जो है वो 0 से लेके n तक कुछ भी हो सकती है। जब मैंने 0 वैल्यू पुट की तो 0 सबसे लोवेस्ट एनर्जी लेवल है, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल जब सबसे लोवेस्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे रहता है, 0 एनर्जी लेवल पे, तब भी वो रेस्ट फॉर्म में नहीं रहता है, वाइब्रेट करता है। उनकी कुछ ना कुछ वाइब्रेशनल एनर्जी है जिसकी वैल्यू क्या आई है, हाफ एच न्यू। इस एनर्जी को 0 पॉइंट एनर्जी कहा जाता है। इस एनर्जी को क्या कहते हैं, 0 पॉइंट एनर्जी। यहां तक का पोर्शन मैंने आज आप लोगों को कल कराया है। कल हम इससे आगे का पढ़ेंगे पोर्शन। हम इसमें एनर्जी डिफरेंस देखेंगे कि एक वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से दूसरे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल पे जब ट्रांजिशंस होंगे तो कितना एनर्जी डिफरेंस, कितनी एनर्जी डिफरेंस आएगा। उसके बाद हम जो है इसका सिलेक्शन रूल स्टडी करेंगे। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के बाद हम जो है वो नॉन हार्मोनिक ऑसिलेटर भी स्टडी करेंगे। थैंक यू।